हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हें स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स का, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। सर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बिल्कुल छोड़ा जाए, यहां पर सब कुछ मिलता है 100% क्वालिटी वाइज, 100% फ्री। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल जो प्रोवाइड करता है क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन। इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर। बल्कि ई बुक्स, ई नोट्स वो भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन क्लास 6 से लेकर 12 तक, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और एमपी बोर्ड। बिल्कुल सर शानदार। और सर जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में वही सेगमेंट हिंदी मीडियम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आज क्या देखने वाले हैं? आज देखेंगे सीसीआर। सर सीसीआर क्या है? सीसीआर क्या है? मैंने कहा भैया कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। किसका सर? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पता मैं इतना बड़ा नाम जानता ही नहीं हूं। मैं तो ये सोचता हूं, अपन ये सोचते हैं पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ना है। इतना बड़ा नाम तो पता है। कभी कभी कोई मुझसे बोलता है ना चैप्टर नंबर 3, मैं कहता हूं यार पूरा नाम तो नहीं, बस इतना पता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये भी देखेंगे मजेदार तरीके से। सर सबसे पहले क्या हुआ था? तो सर पहले हिस्ट्री पे चलेंगे। कहोगे सर मत तो करो यार, हिस्ट्री नहीं पढ़नी सर, 10th में छोड़ दी। मैंने कहा अरे भाई हिस्ट्री मतलब पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी ना। कौन आया, कैसा आया, कौन कौन दिखा, कैसे कैसे दिखा, सब कुछ इसमें देखेंगे मजेदार और शानदार तरीके से। अगर कहीं दिक्कत आए ना मुझे बुला लेना, अपन देख लेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं रहूंगा यही हूं। करे चालू? ठीक है सर। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे सर कौन आया, क्योंकि सर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करी है ना। आपको क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है सर जी? क्लासिफिकेशन करना है। किसका क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है। किसको क्लासिफाई करना है? एलिमेंट्स को। हमने कहा ठीक है सर कर लेंगे एलिमेंट्स को क्लासिफाई। एलिमेंट को क्लासिफाई करने में क्या दिक्कत की बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमेंट्स को ही तो क्लासिफाई करना है। ठीक है सर, लेकिन सर कर क्यों रहे? वाई, क्या रीजन है? वैसे इस क्वेश्चन को यहां बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अपन सीसीआर में फटाफट कवर करने वाले हैं, लेकिन फिर भी देखो सर क्या होता है, हर एक एलिमेंट को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे एक गुच्छा पढ़ लूं जिसमें सारे एलिमेंट सेम हो, जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो। तो मैं एक की प्रॉपर्टी तैयार करूंगा, सबकी हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूं अगर मेरे को ऐसे 5-5 एलिमेंट भी मिल गए जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो बस मैं उनको एक साथ रख लूंगा कि ऊपर वाले की प्रॉपर्टी पढ़ूंगा, सबकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं इनको जमाता हूं, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक जगह रख दूं और जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है उनको अलग अलग रख दूं। तो मैंने कोशिश करी कि भैया एलिमेंट को क्लासिफाई करा जाए। ठीक है, और इसकी रेस में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था डोबेरियन ट्राइड्स। ये आए कौन? डोबेरियन ट्राइड्स। सबसे पहले ये साइंटिस्ट आए थे जिनने बोला कि सर अपन आगे काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। डोबेरियन ट्राइड्स। ठीक है, इनने क्या करा सर? इनने ट्राइड्स बनाए। सर ट्राइड्स क्या होते हैं? मैंने कहा ट्राइड्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। सर ग्रुप ऑफ 3 मतलब? अरे एलिमेंट को जमाना है तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। क्या? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, मतलब 3 एलिमेंट को जमाने का काम चल रहा है इनका, मतलब 3-3 एलिमेंट्स को जमाएंगे ये लोग। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? तो मैंने कहा सर एक आध ट्राइड्स बता दो अगर पता हो तो। मैंने कहा बता दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इनका पहला ट्राइड्स। ठीक है, ये बनाया ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये दे दिया इनने। हमने कहा ठीक है सर बढ़िया है। हमने कहा सर एक तरफा मानना पड़ेगा, आपकी बात बिल्कुल सही बोलिए, सटीक बोलिए, एक तरफा बोलिए। तो ये दे दिया उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या दे दिया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मैंने कहा बहुत सुंदर, अति सुंदर। कैसे सर? अति सुंदर। ठीक है, अति सुंदर, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब इनने क्या बोला? सर ये जो ट्राइड्स बनाए जिसमें मैंने 3 एलिमेंट लिया है, इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। पहला पॉइंट कि ट्राइड्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी? सिमिलर होगी। क्या होगी सर? सिमिलर होगी। मैंने कहा ठीक है सर। और अगली बात इनने कहा, और ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है
और ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है, इनके जब मासेस का आप एवरेज निकालोगे, इनके मासेस का जब आप एवरेज निकालोगे तो वो मास निकल के आएगा सेंटर वाले का। किसका मास निकल के आएगा? सेंटर वाले का। मैंने कहा पक्का, डाउट तो नहीं है? कहते हैं नहीं बिल्कुल। लिथियम का मास बोलिए 7 प्लस सोडियम पोटेशियम का मास बोलिए 39, एवरेज निकालिए डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 46/2 कितना हो गया? 23 और 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, बिल्कुल सोडियम का मास है। तो यही इनने कहा था कि सर मैं ऐसे ट्राइड्स बना रहा हूं जिनमें तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी और फर्स्ट वाले और थर्ड वाले का जब भी मैं मीन या फिर एवरेज निकालूंगा सेकंड वाले का मास निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, ऐसा किया इनने। देखो जरा, एलिमेंट्स इन अ ट्राइड हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज, बिल्कुल। The atomic weight of the middle element was very close to the arithmetic mean of the other two elements. Very good sir. ये 2 पॉइंट बोल के ये निकल लिए। ठीक है, अब भैया ये बढ़िया खड़े हुए एकदम, मतलब भाई कुछ चीज अच्छी बताइए तो एकदम यूं ऐसे कॉलर वाला करके। हाँ, तो 2 बच्चों ने फिर खड़े हुए, 2 बच्चे, 2 ही थे वो, खड़े हुए दोनों। सर सबको जमा सकते हैं ऐसे ट्राइड्स में? उन्होंने बोला नहीं सर, कुछ को ही जमा पाए थे, सबको नहीं जमा पाए। कहता नहीं सर बाकी नहीं जमा पा रहे, 8-10 ये 5-6 ट्राइड्स बना पाए, उससे ज्यादा नहीं बना पाए। तो फिर दोनों बच्चे तो थे ही शरारती, कहते क्यों नहीं बना पाए? तो फिर इनका कुछ आंसर नहीं था, नीचे मुंडी थी और सीधे खड़े हुए थे, बात खत्म हो गई। तो डोबेरियन ट्राइड्स का कार्यकाल यहीं पर होता है समाप्त। निकल लिए। अब बारी अगले की, अब बारी अगले की, पहले एक स्क्रीनशॉट मारेंगे। अब बारी अगले की कि अगला क्या बोलता है, अगला क्या सोच रहा था। अगले ने भी तो कुछ सोचा होगा, अगले ने भी तो कुछ बोला होगा, अगला भी तो कुछ समझ रहा होगा। हमने कहा हाँ बात तो सही है। अब अगला क्या बोलता है? अगला आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ये आया। अब ये न्यूजीलैंड नहीं है भैया, न्यूलैंड से। ठीक है, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। भैया ये बढ़िया म्यूजिकल नोट्स वगैरह सुन रहे थे, सा रे गा मा पा धा नि सा। इनने कहा यार ये सा से चालू हुआ, सा पे खत्म हो गया, और सा जो था वो 8th एलिमेंट था। तो इनने भी तुक्का लगा दिया यहां पर। मैं कहता हूं ना तुक्का लगाया, क्या बोल सकते हैं आप? ठीक है, इनने भी बोला एवरी 8th एलिमेंट जो है, एवरी 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच करती है। भाई सब लोग ऐसे देख रहे हो, और तेरी मतलब लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करती है? बिल्कुल सर, क्योंकि लिथियम के बाद जो 8th एलिमेंट आता है भैया वो सोडियम आ रहा है, ये देखो। तो इनने कहा इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। इनने चेक किया, लिथियम को चेक किया, सोडियम को, हाँ भाई प्रॉपर्टी सेम है। भैया का तुक्का बैठ गया कि एवरी 8th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। और भैया इसका इनने एविडेंस कहां से उठाया? म्यूजिकल नोट्स, क्योंकि उन्होंने कहा सा पहले और फिर 8वें पे भी सा, तो भैया दोनों सा सेम, ऐसे इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम। देखो जरा, और इनने सारे एलिमेंट्स को जमाया था किसमें? अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। देखिए, व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, properties of very 8th element were similar to those of the first one, like the 8th note of musical scale. 8th note of musical scale. भैया बात हो रही है, खुश एकदम, और लगे सुबह शाम सारे गामा पाधानी सा गाने में, और इनने ये तुक्का बिठाया और इनका तुक्का बैठ गया। लेकिन सर सिर्फ लाइटर एलिमेंट तक फॉलो हो रहा था। कहां तक? सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक। 20 एलिमेंट्स के बाद ये जो 8th एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टी थी वो फेल हो गई, वो फेल हो गई। अब क्या करें भाई? वो फेल हो गई, अब क्या करेगा भाई? है ना, अब तो भाई भी फंस गया, अब तो भाई भी फंस गया, क्या करें? तो फिर वो 2 बच्चे खड़े हुए। उन्होंने कहा सर, पहला क्वेश्चन, सर क्या म्यूजिकल नोट्स जो आप गा रहे थे क्या ये एलिमेंट भी गा रहे थे? तो न्यूलैंड ने कहा कौन सी फालतू की बात कर रहे हो? तो कहता मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आपने ये एविडेंस कैसे मिला दिया म्यूजिकल नोट और एलिमेंट्स का, कि 8th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, और अगर होती भी हैं तो 8 के बाद ही क्यों होती है, और अगर होती है तो क्यों होती है, और अगर होती है तो सिर्फ 20 एलिमेंट तक क्यों हुई, सब में क्यों नहीं हुई? ये 3 क्वेश्चन का आंसर उस ऑडिटोरियम में किसी के पास नहीं था। अब न्यूलैंड साहब एक बार ऐसे देखें, फिर ऐसे देखें, फिर उसके बाद नीचे देखें, और चुप यहीं पर। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव यहीं पर समाप्त।
लेकिन भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी एवरी 8th एलिमेंट के बाद, और उसका उसने एविडेंस कहां से उठाया था? म्यूजिकल नोट से। और भाई ने पहले टाइम अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में, किसको? एलिमेंट्स को। ये दो अपनी थ्योरीज आ चुकी थी और दोनों थ्योरीज को डिस्कार्ड भी कर दिया गया था क्योंकि इसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस बहुत सारे देखने को मिले। अब जो थ्योरी आने वाली थी, सबसे धांसू थ्योरी, सबसे मानी हुई थ्योरी, सबसे प्रसिद्ध थ्योरी, वो मार्केट में आने वाली थी जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था। देख लेते कौन सी थ्योरी थी। उसको कहा जाता था मेंडलीफ साहब। एक मेंडलीफ करके साइंटिस्ट थे, वो आए। उन्होंने कहा पहली बात तो भैया अभी तक बात माइक पे हुई है, हम बात करेंगे पेपर के साथ। ये रहा पहला पीरियोडिक टेबल आज तक का इस दुनिया में, ऐसे करके भैया ने दिखाया यूं यूं। तो भैया बात तो सही है क्योंकि बात पीरियोडिक टेबल बनाने की हुई थी, ये तो मुंह जबानी बात कर रहे थे। तो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल भाई साहब ने तैयार कर दिया। हमने कहा अच्छी बात है, बहुत शानदार, और ये और भी लोगों ने कर दिया था, लेकिन इसका पीरियोडिक टेबल पढ़ने लायक योग्य था। इसमें सिमिलैरिटीज बहुत है, आज के पीरियोडिक टेबल और इसके पीरियोडिक टेबल में सिमिलैरिटीज बहुत थी। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेंडलीफ के टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने भैया? 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने थे भैया? 63 एलिमेंट्स नोन थे। मैंने कहा ठीक है सर, क्या करें क्या करें? 63 एलिमेंट्स नोन थे। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ लेंगे अपन। क्या है? 63 एलिमेंट्स नोन थे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलिए। उसने बोला लेकिन सर मैं एक लॉ दूंगा। मैंने कहा कौन सा लॉ? कहता है एमपीएल लॉ। मैंने कहा अरे यार वो एक ऐड आता है एमपीएल का, वो तो नहीं। मैंने कहा नहीं यार, इस लॉ का देखो नाम देखो, तुम भी यार कहां पहुंच रहे हो। मैंने कहा ठीक है ठीक है। अरे सर थोड़ा होता, हाँ ये था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ मार्केट में इसने दिया। क्या दिया? जरा बात को सुनना। इनने बोला कोई भी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होंगी, जरा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। सर ये लॉ उसने मार्केट में रख दिया। मैं कहता हूं बस यही गलती हो गई थी भाई की। अगर ये गलती नहीं होती भाई की तो कोई उसके आस पास आने की भी दम नहीं रखता। इतना तगड़ा लॉ तैयार किया था भाई ने। ये गलती की वजह से आज भाई को दिक्कतें बहुत फेस करनी पड़ गई, सिर्फ इस गलती की वजह से। ठीक है, एटॉमिक मास ना करके एटॉमिक नंबर कर दिया होता तो आज भी हम इसको पढ़ रहे होते। इसने कहा सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पूरी डिपेंडेंसी रखती है उसके एटॉमिक मास पे। बस भाई की यही गलती हो गई और भाई के आगे जाके इस पीरियोडिक टेबल को डिस्कार्ड किया जाएगा। ठीक है, पहले इसको देखिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये सबसे पहला पॉइंट भाई ने दिया था, यही उसका लॉ था। पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर बहुत सारी बातें बतानी है इसकी। जल्दी जल्दी पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर बहुत सारी बातें बतानी है इसकी। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत सारी बातें बतानी है, बातें करके ही जाएंगे आज। चलो ठीक है। अब उसके बाद यह हुआ कि मेंडलीव साहब ने यह बोला कि सर जब मैं पीरियोडिक टेबल बनाता हूं तो उसमें दो चीजें होती है। मैंने कहा क्या क्या? कहते हैं जब मैं पीरियोडिक टेबल ऐसा बनाता हूं ना तो उसमें या तो एलिमेंट्स को अपन ऐसे वर्टिकली रखते हैं या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली रखते हैं। तो ये दो ग्रुप्स, दो चीजें तैयार होती है। इनको कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, और इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ये वाले वर्टिकल कॉलम्स, इनको नाम देते हैं अपन ग्रुप्स। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको अपन नाम देते हैं ग्रुप्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है इनको नाम देते हैं अपन पीरियड्स। इनको अपन नाम देते हैं पीरियड्स। कोई दिक्कत? ये जो वर्टिकल कॉलम है इनको नाम दिया ग्रुप्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है इनको नाम दिया अपन ने पीरियड्स। ठीक है,
और इसके टाइम पे इसने टोटल 8 ग्रुप्स तैयार कर दिए थे। कितने? 8 ग्रुप्स। अच्छा, कुछ बुक्स में 7 ग्रुप्स भी लिखे रहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, 7-8 ग्रुप्स इसने तैयार करे। और पीरियड कितने तैयार करे थे सर? 6 पीरियड्स। 6 पीरियड्स तैयार करे थे इसने, बहुत बढ़िया। और इसके टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63। 63 एलिमेंट्स नोन थे भाई के टाइम पे। कितने एलिमेंट नोन थे? 63। 63 एलिमेंट्स। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, 63 एलिमेंट नोन है, हम समझ लेंगे। देखो, मेंडलीफ ओरिजिनली पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड 6 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? इन 2 पॉइंट में कोई तकलीफ हो तो बताओ, फिर मैं बताता हूं कि भाई ने और क्या काम किया था। जल्दी भाई, अपन पूरा एकदम शॉर्ट में देख रहे हैं अच्छे तरीके से, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है भाई, मेहनत थोड़ी सी लगती है, बिल्कुल। जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत? चलो बड़े आगे, ठीक है सर। अब देखो, अब इनने क्या कहा था सर? इनने सबसे पहले इनके मेरिट्स बता रहा हूं, इनके फायदे क्या हुए थे। मेंडलीव साहब ने सबसे पहले करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस किया था बेरिलियम का। बेरिलियम के मास को करेक्ट किया था। इसका मास पहले बहुत ज्यादा बताया गया था, उसको सही करके इनने 9 किया था कि भैया बेरिलियम का मास 13.5 नहीं होगा, बेरिलियम का मास 9 के आसपास होगा, ये बताया था इनने प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स किया था। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स कैसे? जैसे इनको मिला था सर, देखें जहां एल्यूमिनियम रखा था, एल्यूमिनियम के बगल में सिलिकॉन रखा था। अब उसके नीचे इनको 2 जगह नहीं मिल रही थी, इनको 2 एलिमेंट नहीं मिल रहे थे इनके नीचे, तो इनने पता इसका नाम रखा, इनने नाम रखा इसका एका एल्यूमिनियम। उनने कहा अभी नहीं है लेकिन आगे आएंगे। और इसका नाम रखा इसने एका सिलिकॉन। इसने कहा अभी नहीं है लेकिन आगे आएंगे। और आगे जाके देखा जर्मेनियम एंड गैलियम आर द 2 एलिमेंट्स जिनको प्लेस किया गया एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन की जगह। तो इसी ने पहले से प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स कर दिया था कि भैया आने वाले समय में मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, इस तरीके से। और साथ ही साथ भाई ने एक चीज और कर दी थी कि ये बोल के चला गया था कि ग्रुप्स में कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है, जो ग्रुप्स होते हैं उनमें प्रॉपर्टीज सेम होती है, ये भी बोल के चला गया था। भाई ने एक लाइन और बोली थी कि सर एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। भाई ने कितना बोला था? 8 के बाद होती है। भाई पता था, कहता मैं 8 बोलूंगा वो दोनों लड़के खड़े होंगे और मेरे को घेर लेंगे। तो भाई ने बोला सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। उसने 8 बोला ही नहीं, उसने कहा 2 के बाद भी होगी, 8 के बाद भी होगी, 18 के बाद भी होगी, 32 के बाद भी होगी। लेकिन वो 2 लड़के बहुत तेज थे, खड़े हुए। अब वो देखो क्वेश्चन पूछेंगे। ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मेरिट्स बता दिया। अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उन दोनों लड़के का, सर मैंने कहा हाँ बोलो। तो उन्होंने कहा सर आपने हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में रखा, लेकिन हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी तो नॉन मेटल से भी मिलती है जिसका नाम है हेलोजन, ग्रुप 17 से। तो आपने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे फिक्स कर दी फर्स्ट ग्रुप में? तो अब भैया चुप वो, क्योंकि बात तो सही कही उसने कहा फर्स्ट ग्रुप से मिलती है मानता हूं, लेकिन 17वें ग्रुप से भी तो मिलती है, हेलोजन से भी तो मिलती है, तो आपने पहले में क्यों रखा? आप नहीं रखते, आप बोलते उसको बीच में रखो। फिर चुप हो गए वो भाई। फिर कहते अभी तो चालू हुई है, अभी मेरी दूसरी बात। मैंने कहा हाँ बोलो। उसने कहा आइसोटोप्स। तो इसने कहा आइसोटोप्स का क्या? तो उसने कहा जैसे कि हम सबको पता है कि आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा है और आइसोटोप्स में मास अलग होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। एक का मास 1 है, एक का मास 2 है, एक का मास 3 है। तो पहले 3 पोजीशन पे तो हाइड्रोजन ही रखा जाएंगे, तो आपने नहीं रखा। आपने क्यों नहीं रखा? तो भैया पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। भाई अगर आइसोटोप्स को रख देता तो उसके एलिमेंट कहां जाते? हीलियम की जगह, लिथियम की जगह पे तो हाइड्रोजन ही रखे होते। फिर फंस गया। तीसरा क्या? तीसरा कहता है सर एक बात बताओ, आपने आर्गन को रख दिया पहले ग्रुप में क्योंकि आर्गन का मास कम है ना, आर्गन का मास सॉरी ज्यादा है, तो आपने आर्गन को कहां रख दिया? पहले ग्रुप में। और पोटेशियम को रख दिया कहां पर? आखिरी ग्रुप में, आर्गन लोगों के साथ। अब पोटेशियम कौन? रिएक्टिव आदमी, वो बेचारा वो शरीफ लोगों के बीच में बैठा है। शरीफ लोग ऐसे बैठे, हीलियम बैठा है, नियॉन बैठा है, क्रिप्टॉन, जिनॉन बैठे, और भैया वो तेज हो रहा है,
कौन? पोटेशियम, क्योंकि भाई उसको तो आदत है ना जुझारू लोगों में से, कहता अबे चल हट रहा, उधर बैठ, उधर बैठ, ऐसा हो रहा है क्योंकि भाई वो हुलदंग मचा रहा है। और इधर पे जो सब हुलदंग वाले, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, एक से बढ़कर एक गुंडे मोहल्ले के, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया, इनके बीच में बैठा कौन? आर्गन, चुपचाप ऐसे ऐसे कहता भैया भैया भैया, और देखे जा रहा है बेचारा उसको, तो कहता भैया ये क्या कर दिया? एनामल स्पेयरिंग कर दी, उजुर बुजुर कहीं पे भी जमा रहे हो क्या? अपनी मर्जी चल रही है क्या? तो ये कहीं भी जमाने का सिलसिला कर दिया ने। तो ये सारे इसके क्या आ गए? ड्रॉबैक्स आ गए। और फिर उसने बोला सर आप खेले तो बहुत तगड़ा हो। तो मेंडलीव ने बोला क्यों, क्या खेला मैं? कहता है भैया ने बोला था 8 के बाद रिपीट होती है, आपने खेले तो होगी सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होगी, मतलब आपने बताया नहीं कितने के बाद होगी, लेकिन चलो आप यहां बच गए। लेकिन ये बता दो रिपीट क्यों होती है? और इसको कहा जाता है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट क्यों हो रही है, उसको कहा जाता है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये तीनों मेजर पॉइंट्स नहीं बता पाया था कौन? मेंडलीव। ये मेंडलीव के ड्रॉबैक थे। ये मेंडलीव के क्या थे सर? ड्रॉबैक्स थे। ये मेंडलीव के क्या थे सर? ड्रॉबैक्स थे। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दीज आर द मेंडलीव ड्रॉबैक्स। मैंने मेरिट्स बता दिए, यहीं पर मेंडलीव साहब का कार्यकाल समाप्त। अब आगे पढ़ेंगे। अब एक कमांड हाथ में लेगा जिसका नाम था मूसले, हेनरी मूसले, जो बनाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और कहेगा भैया अब जो मैं तैयार कर रहा हूं इस पे फाइनली मोहर लगाई जाए। और इस पे फाइनली मोहर लगाने के लिए नील बोर साहब भी आएंगे और दोनों मिलकर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो आज के समय में यूज किया जाता है, जो अभी के समय में हम यूज कर रहे हैं, वो फाइनल टेबल तैयार होगा मजेदार तरीके से, जिसको हम देखने वाले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको वो दिखाता हूं जल्दी। चलिए हो गया, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। ये देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेनरी मूसले। देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेनरी मूसले। बढ़िया तरीके से, शानदार शानदार शानदार, हेनरी मूसले, ठीक है, शानदार नाम था। क्या बोला इनने, आप समझो सर, वही था बिल्कुल सेम कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक फंक्शन होंगी, उनके एटॉमिक नंबर के बराबर। किस पे डिपेंड करेंगे? एटॉमिक नंबर पे, बिल्कुल नंबर पे डिपेंड करेंगी। बात खत्म। जैसे ही उनने नंबर बोला भाई सारी चीजें चेंज। क्या चीजें चेंज हो गई सर? एटॉमिक नंबर बोलते सही आइसोटोप्स एक ही में समा गए। जो बिगड़ा था कौन? आर्गन और पोटेशियम वाला, वो सब अपनी जगह चले गए। सारे ड्रॉबैक्स अपने आप पॉजिटिव में आ गए कि सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी? एटॉमिक नंबर पे। उसको अपन कहेंगे भैया क्या? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देने वाले साइंटिस्ट का नाम हेनरी मूसले, ठीक है। इनने फिर बोला कि सर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी बताता हूं। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, प्रॉपर्टीज रिपीट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट कर रहा था। मैंने कहा ठीक है सर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था। जैसे देखो लिथियम क्या होता है 2,1, सोडियम क्या होता है 2,8,1, ये होता है। तो ये देखो अगर ध्यान से, तो ये आगे आखिरी में 1, ये आगे आखिरी में 1, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? लिथियम और सोडियम के आखिरी में क्या है? 1 है। और फिर जैसे मैं आता हूं किसमें? पोटेशियम पे, तो 2,8,1, इसके आखिरी में भी 1 होता है। इसके आखिरी में भी 1 होता है। इसीलिए आपके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या करती हैं? रिपीट करती है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है? रिपीट होता है। हमने कहा ठीक है सर, बात तो सही कह रहा हूं, बात तो सही कह रहे हो। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने ये काम कर दिया था। उसके बाद इनने क्या किया? इनने बोला टोटल नंबर ऑफ जो ग्रुप्स होंगे वो 18 होंगे और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो होंगे वो होंगे 7 पीरियड्स होंगे और 18 ग्रुप्स होंगे। शानदार और मजेदार तरीके से। हमने कहा अच्छी बात है। यहीं पर देखिए बाय मूसले, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सर ये लॉ था। फिर इसको टेक ओवर करते हुए दोनों ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, कौन आया?
based upon modern periodic law also called Bohr's table followed Bohr's scheme for the arrangement of various electrons around the nucleus. Elements are arranged in order of increasing atomic number. तो इसने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में जमाया और फाइनली लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारे सामने तैयार करके रख दिया। क्या कर दिया? रख दिया। जल्दी बताओ, कोई तकलीफ? जल्दी बताओ, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ हो तो बता दो भाई, मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तकलीफ हो रही है और कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, फिर अपन समझे कुछ मैटर को, है ना, फिर अपन कुछ मैटर को समझे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। जैसा है चलने देते हैं, ठीक है, जैसा है चलने देते हैं, ठीक है, क्लियर है? चलो डन, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलिए, हाँ अब देखिए, सबसे पहले अरेंजमेंट की बात करता हूं। मैंने क्या बोला? 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, ग्रुप्स, और ग्रुप में प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है। पीरियड्स कितने थे? 7। और भैया अगर आप देखें तो करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट। याद करो, सेकंड चैप्टर पढ़ा था क्वांटम नंबर, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था जो पीरियड्स को बताता था, वो भी यही होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर। उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर्थ पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिफ्थ पीरियड में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और साथ ही साथ 6 और 7 पीरियड में यहां पर लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। अब ये क्या होते हैं समझा देता हूं भैया। पीरियोडिक टेबल दिखाना पड़ेगा। क्या तुम्हें याद है? ये पीरियोडिक टेबल याद है? बिल्कुल याद है। आपने हमेशा देखा है नीचे 2 लाइन खींची रहती है क्या नहीं सर? 14 एलिमेंट रखे होते हैं, 14 यहां रखे होते हैं जिनको लेंथेनॉइड्स कहते हैं, और 14 एलिमेंट्स यहां रखे होते हैं जिनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड्स। लेकिन उनकी काउंटिंग 6 पीरियड और 7 पीरियड में ही करी जाती है। उनकी काउंटिंग 6 और 7 पीरियड में ही करी जाती है। तो देखिए, पीरियड में 6 में 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड्स और 7 पीरियड में 14 एलिमेंट एक्टिनॉइड्स। ये है, क्योंकि यहां कोई अलग पीरियड का नंबर नहीं है, नंबर ऊपर ही है, उनको वहीं बीच में रखा जाता है, लेकिन उनको उठा के अलग पढ़ाया जाता है कि लेंथेनॉइड्स वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसमें 4f की फिलिंग होती है और इसमें 5f की फिलिंग होती है। बिल्कुल शानदार और मजेदार तरीके से। जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी 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 करने वाले हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है भाई, बिल्कुल टाइम नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? चलो चलो, अब देखो, दिखाता हूं आपको एक चीज। सर क्या होता है कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊं, ऐसा पीरियोडिक टेबल आप सबने देखा है। सर आप ऊपर ही चलिए, देखा है क्या नहीं देखा है? इसमें क्या होता है सर, यहां पर अधिकतर मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है, यहां पे भी दबदबा मेटल्स का ही होता है, ठीक है, यहां पर एक्सट्रीम ऊपर की तरफ ये पूरा नॉन मेटल का दबदबा होता है, ठीक है, और यहां पर एक डायगोनल लाइन होती है, ऐसे थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे आपको हिलती हुई मिलेगी, लेकिन इस तरीके की डायगोनल लाइन होती है। ये जो डायगोनल लाइन है ये मेटलाइट्स को बताती है। किसको बताती है? मेटलाइट्स को। मेटलाइट्स ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो दिखाते हैं, जिनकी ऑक्साइड्स वगैरह भी एम्फोटेरिक इन नेचर्स होती हैं, वो अपन को यहां पर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल मेटलाइट्स जिनको कहा जाता है। सेमी मेटल्स मान लो, क्या मान लो? सेमी मेटल्स मान लो। मेनली ज्यादातर वो लोग मेटल्स की प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट ज्यादा करते हैं। जैसे देखिए ये मेटल्स नॉन मेटल्स, मैं कहता हूं ये परसेंटेज याद नहीं रखो, बस याद रखो कि ये अगर पीरियोडिक टेबल है तो पीरियोडिक टेबल के अगर देखा जाए तो ये वाला साइड जो है इसको राइट साइड कहते हैं, इसको लेफ्ट साइड कहते हैं। लेफ्ट साइड मेजरली मेटल से घिरा होता है, राइट साइड नॉन मेटल से, और बीच में ये डायगोनली लाइन होती है, 2 ऐसे, 2 नहीं कुछ एलिमेंट्स होते हैं। और ये ऐसे ही नहीं कि आप पर्टिकुलर नापते चल जाओ, सर हम तो स्केल से खींचेंगे ऐसे, मैंने कहा नहीं भाई, ये यहां पर मेटलॉइड्स पाए जाते हैं। तो ये अरेंजमेंट होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का, किसके अंदर? पीरियोडिक टेबल के अंदर। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, फटाफट फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट जल्दी। हो गया? हुआ क्या नहीं हुआ? चलो
हुआ क्या नहीं हुआ? चलो चलो अब समझो फिर से। ये देखो, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसको अपन कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं सर? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बिल्कुल, ये लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर दो ग्रुप पाए जाएंगे, एक ग्रुप नंबर 1 और एक ग्रुप नंबर 2। एस ब्लॉक के अंदर सिर्फ दो ही ग्रुप पाए जाते हैं, 1 ग्रुप और 2 ग्रुप। यहां पर होते हैं 13 ग्रुप से लेकर 18 तक, और ये पूरा सेगमेंट कहलाता है पी ब्लॉक। क्या कहता है? पी ब्लॉक। 1 ग्रुप और सेकंड ग्रुप किसके अंदर आते हैं? एस ब्लॉक के अंदर। 13 से 18 ग्रुप किसके अंदर आते हैं? पी ब्लॉक के अंदर। हमने कहा अच्छी बात है, हमने कहा अच्छी बात है, बिल्कुल। और यहां पर 3 से लेकर 10 तक के ग्रुप ये बिलोंग करता है डी ब्लॉक को, ये बिलोंग करता है डी ब्लॉक को, ठीक है। उसके बाद दो नीचे लाइंस होती हैं, आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, यहां दो लाइंस होती हैं। रुक जाओ ना, इसको हटाओ ना, समझ गए ना आप? एस ब्लॉक है ये, ठीक है। ये दो लाइंस होती हैं, और ये जो दो लाइंस होती है इसमें एक ऊपर होता है लेंथेनाइड्स और नीचे होता है एक्टेनाइड्स, ठीक है। और ये दोनों बिलोंग करती है एफ ब्लॉक को। सर तो पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक ग्रुप 1 ग्रुप 2, यहां पर 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक पी ब्लॉक, और 3 to 10 से ट्रांजिशन मेटल्स या फिर डी ब्लॉक, और ये हो गया एफ ब्लॉक, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक एक करके अपन एक एक ग्रुप पे बात, एक एक ब्लॉक पे बात करेंगे। पहले ये डायग्राम बना लीजिए। सर ये डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाता है बहुत कुछ, ये डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाता है बहुत कुछ। जल्दी जल्दी, इस डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाता है बहुत कुछ, ये बात मान के चलिए। डन 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 डन। पक्का ना? चलो अब मैं बताता हूं क्या। चलो चलो अब मैं बताता हूं क्या। सबसे पहले मैं एस ब्लॉक की बात करता हूं। सर एस ब्लॉक में दो ग्रुप पाए जाते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 होता है उसको कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, क्योंकि उसके आखिरी में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो NS1। ग्रुप 2 जो होता है उसको अपन कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। उसके आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये बारी है किसकी? एस ब्लॉक की। ये किसकी बारी है? एस ब्लॉक की। चेक कर सकते हैं आप, देख लीजिए। इट कंटेन्स 2 ग्रुप। किसकी बात कर रहा हूं? एस ब्लॉक की, ठीक है। देखिएगा, ग्रुप 1 हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स पाए जाते हैं। सेकंड ग्रुप को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं सर जी? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, बिल्कुल, ठीक है। डन, फटाफट फटाफट फटाफट। जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा। डन, जल्दी नोट डाउन करो इसको। हो गया? चलिए अब पी ब्लॉक की बारी। अब किसकी बारी? पी ब्लॉक की। ये दो ग्रुप मुझे बताने हैं, डी एंड एफ पे इतना कुछ नहीं पूछता है। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में क्या होता है सर? NS2 NP1 से 6 तक, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप 13 से लेकर 18 तक। जो 13 ग्रुप होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है बोरॉन, इसलिए उसको बोरॉन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप 14 उसका फर्स्ट मेंबर कार्बन होता है, इसलिए उसका कार्बन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप 15 का फर्स्ट मेंबर होता है सर जी कौन? नाइट्रोजन, इसलिए उसको पिनाकोजेंस कहते हैं। ग्रुप 16 का फर्स्ट मेंबर होता है चाल्कोजेंस, सॉरी ऑक्सीजन होता है, उसको चाल्कोजेंस कहते हैं। ग्रुप 17 का फर्स्ट मेंबर होता है फ्लोरीन, उसको हेलोजेंस कहते हैं। और ग्रुप 18 को नोबल गैसेस कहा जाता है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट होता है हीलियम। ये पूरे के पूरे पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं सर जी? पी ब्लॉक के अंदर। अब अगर मैं आपसे बात करूं डी ब्लॉक के अंदर, तो डी ब्लॉक के अंदर 4 ट्रांजिशन सीरीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 4 ट्रांजिशन सीरीज। ऐसे सीरीज होती है 1 2 3 4।
पहली बात तो ग्रुप ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, इसलिए पहली वाली को कहा जाता है ट्रांजिशन सीरीज नंबर 1, ये सब पढ़ोगे आप 12th में। सेकेंड वाली को कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज नंबर 2, थर्ड वाली को ट्रांजिशन सीरीज नंबर 3 और फोर्थ वाली को ट्रांजिशन सीरीज नंबर 4। ये चलता है इनका पूरा, ठीक है। इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो n-1 D1 से 10 तक और ns 0 से 2 तक, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, डी ब्लॉक के एलिमेंट का। किसका है सर जी, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। देख लीजिए डी ब्लॉक का एलिमेंट्स और इसमें 4 सीरीज पाई जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। फटाफट नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। जल्दी 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 जल्दी, कोई भी दिक्कत की बात यहां पर हमको देखने को नहीं मिल रही है। फटाफट करेंगे तभी अपन आगे बढ़ेंगे, तभी अपन आगे बढ़ेंगे जब फटाफट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, हो जाएगा। चलो क्लियर है। अब आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। मैंने लास्ट की 2 सीरीज बताई थी ना, एक को कहते हैं लेंथेनॉइड्स, एक को कहते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा है, ये वाला, और 2 सीरीज होती है, पहले वाले को लेंथेनॉइड, दूसरे वाले को एक्टिनाइड्स। इससे ज्यादा आपको एफ ब्लॉक के बारे में पता नहीं करना है। यहां पर खत्म होता है सर जी कैसे पीरियोडिक टेबल को जमा के रखा है, कैसे पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट है और किस तरीके से पीरियोडिक टेबल को आगे चलाया जा रहा है। अब बात करेंगे अपन इनकी प्रॉपर्टीज पे, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज में क्या हो रही हैं, ट्रेंड्स अपन को देखने को मिलते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। 3 उंगली फटाक से खींचेंगे, चलो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सर, अब देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, इस पे बात करनी है सर। हमने कहा ठीक है सर, इस पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया एकदम शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से, मजेदार तरीके से, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है सर। अब समझो, अब अपन जब भी कोई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, तो प्रॉपर्टीज को अपन 2 जगह देखेंगे कि भैया पीरियड में क्या हो रहा है और ग्रुप्स में क्या हो रहा है। ये 2 जगह अपन को बात करनी है, ठीक है, कि भैया ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज का क्या हो रहा है और पीरियड्स में प्रॉपर्टीज का क्या हो रहा है। पीरियड्स में बढ़ रही है कि कम हो रही है, या ग्रुप्स में बढ़ रही है कि कम हो रही है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है एटॉमिक रेडियाई। कौन है सर, एटॉमिक रेडियाई। चल अब अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूं तो सर आप एटॉमिक रेडियस जानते हो। मान लो ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अराउंड मेरे ये शेल्स होते हैं, ठीक है। अब मेरा या तो आप बोल दो आखिरी शेल, या तो मेरा बोल दो भैया आखिरी इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। क्या कहा जाता है इसको, एटॉमिक रेडियस। क्या कहा जाता है, एटॉमिक रेडियस। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे सर इसको, एटॉमिक रेडियस। मैंने कहा ठीक है सर, डन, 101% इसको कहेंगे अपन एटॉमिक रेडियस, ठीक है सर। अब अगर मैं आगे बात करूं तो सर एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, या ग्रुप में बढ़ेगा या घटेगा। तो मैंने कहा बहुत इजी बात होती है, अब जरा समझना, समझने की कोशिश करना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो भैया सुंदर भाषा में समझेंगे तो मजा सा आ जाएगा। देखो पहले अपन बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। सर जब मैं नीचे की तरफ जाता हूं, मतलब कहां, ग्रुप में जाता हूं, तो सर नंबर ऑफ शेल्स पढ़ते हैं। जैसे मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम में होता है 2,1, 2 शेल है। सोडियम की बात करता हूं तो भैया होता है 2,8,1, मतलब नीचे जाने पे एक और शेल बन गया, मतलब नीचे जाने पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। और सर एक बात हमेशा याद रखिए, अगर नीचे जाने पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो सर फिर तो साइज बढ़ रहा है। ये तो ऐसा हो गया 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, एक एक रूम बढ़ता जा रहा है। तो क्या घर का साइज नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं वैसे आपका एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। तो ये बात मान के चलिए कि जब हम नीचे जा रहे हैं इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बिल्कुल इंक्रीजेस, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है।
एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं पीरियड्स में देखूं, कहां पर देखूं, पीरियड्स में, पीरियड्स में क्या होता है सर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और साथ ही साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, साथ ही साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों बढ़ रहे हैं तो सर यहां पर इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है, और जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो भैया न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कहता है आजा आजा, और अगर साइज कम हो रहा है तो सर आप ये मान के चलिए एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड, इसलिए अलोंग अ पीरियड साइज डिक्रीज होता है, अलोंग अ पीरियड साइज डिक्रीज होता है। लिख लीजिएगा कि जब हम ग्रुप में जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जिसके चलते साइज बढ़ जाता है, और अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं तो भैया क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से साइज क्या होता जाता है, तनक 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 कम होता जाता है, कम होता जाता है। बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी, फिर आगे बात करते हैं। फिर आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगला आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगला क्या आता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने कहा ठीक है, सही सर भाई, ये बात है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो, और अगर सही कह रहे हो तो फिर गलत तो बात होगी नहीं। हाँ, मैंने कहा ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो बेसिकली आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे बात करनी है, ठीक है, डन। अगर अपन आयोनाइजेशन एंथैल्पी को निपटा लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है समझना। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इस शेल में से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो मुझे इसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। जैसे ही मैं एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर, बाहर बोले तो आउट। जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर, बाहर बोले तो आउट, आउट बोले तो आउट। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, भैया मतलब वो एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे उसी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब समझो सर, ये एनर्जी जो है कब जल्दी निकलेगी, जब इसको न्यूक्लियस ने थोड़ा अच्छे से नहीं पकड़ा होगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो कम से कम एनर्जी में ये निकल जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। और अगर इसने टाइट पकड़ के रखा है, छोड़ूंगा नहीं, तू सिर्फ मेरा है, ऐसा बोल रहा है न्यूक्लियस, किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो फिर भैया ये कहेगा कैसे नहीं छोड़ेगा बे, अब भी देता हूं भर भर के एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर चार्ज। और अगर साइज बड़ा होगा तो सर, अगर साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस दूर हो जाएगा, न्यूक्लियस दूर हो जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब साइज अगर ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ रहे हो। तो यहां पर ये दो कंडीशन याद रखनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा बहुत शानदार, मैंने कहा बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर बात समझने की कोशिश करना। सबसे तगड़ी बात कहूंगा सर, अभी आप बताओ मैंने क्या पढ़ाया था, ग्रुप में साइज बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है? हाँ सर, ग्रुप में साइज बढ़ता है। अगर ग्रुप में साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग विद इन अ ग्रुप, विद इन अ ग्रुप, ग्रुप में जब जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। देखिए लिखा हुआ है डिक्रीजेस। और फिर मैंने अभी क्या पढ़ाया था, पीरियड में कौन सा चार्ज बढ़ता है सर, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए देखिए अलोंग अ पीरियड इंक्रीजेस, अलोंग अ पीरियड इंक्रीजेस। ये रही आयोनाइजेशन एनर्जी, ये रही आयोनाइजेशन
एनर्जी, ये रही आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, जल्दी बता दीजिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो, कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए। क्यों, कोई प्रॉब्लम, जल्दी, कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताइए। डन, समझ में आ गया? आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सर ये भी सेम चलता है, ये भी सेम चलता है सर। ये पता है, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है सर? जो एलिमेंट गेन करते हैं वो तो नॉन मेटल होते हैं। तो भैया नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है कि नहीं? और नॉन मेटल कहां पाए जाते हैं सर? नॉन मेटल तो पीरियड्स में पाए जाते हैं। ओ, तो मतलब पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होगी। मैंने कहा बिल्कुल। और सर ग्रुप में तो हमारे कौन पाए जाते हैं नीचे जाने पे? मेटल्स। तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, लेने की थोड़ी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है ग्रुप्स में, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है काय में? पीरियड्स में। यही लिखा है देखो, along a period electron gain enthalpy increases और within a group electron gain enthalpy decreases। क्लियर है यहां तक बात? अब समझना आ गया। सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली क्या? मैंने कहा देखो, नारन 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 नारन, चलो ये इलेक्ट्रॉन है बाबू। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा है, न्यूक्लियस बोलता है मेरे को ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं नहीं जानता मेरे को ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप कैसे भी लेके आओ। तो ये लोग बोलते हैं भैया, ये जाते हैं बाहर, और इधर पे इनकी पता क्या जाती है? एनर्जी जाती है। इधर पे कोई होता नहीं है, वो वसूली वाला नहीं है यहाँ पर कोई, कि आपने सुपारी दे दी और आप चले गए। सुपारी नहीं रहे, है ना, कि लेके आ रहा है उठा के बढ़िया बिंदास तरीके से। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। जो भी खेल है एनर्जी का खेल है। तो ये देखो, इसने एनर्जी भेजी है। तो इस इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए आपने क्या करा है भैया? एनर्जी भेजी हुई है। इसीलिए इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एनर्जी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो एंथैल्पी और एनर्जी का फंडा है, ये थर्मोडायनामिक्स में क्लियर होगा। किस में क्लियर होगा सर जी? थर्मोडायनामिक्स में। किस में क्लियर होगा सर जी? थर्मोडायनामिक्स में। जल्दी देख लो एक बार, जल्दी देख लो सर, जल्दी फटाफट जल्दी देख लो, हो जाए फिर अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन 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 डन, कैसा सर? डन 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 डन। चलो हो गया। चलो चलो आगे बढ़ू। एक बार तीनों का सर ये भी तो है। मैंने कहा अरे नहीं, अभी इसी में एक दो बाकी होंगे। पहले इस तीन का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है। ये देखो, अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है सर? सर ये भी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता हूं। मान लो एक बॉन्ड है ए और बी का, ये बॉन्ड है ए और बी का, दिख रहा है? अब क्या होता है, मान लो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। ला भाई बॉन्ड दे, इलेक्ट्रॉन दे, तो इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। मतलब इस बॉन्ड को, इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, काबिलियत, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सर इलेक्ट्रॉन खींचने की काबिलियत सिर्फ किसके पास होती है सर? नॉन मेटल्स के पास। मेटल्स नहीं खींच पाते सर, मेटल्स नहीं खींच पाते। तो सर नॉन मेटल की काबिलियत है तो वहीं तो बढ़ेगी। और नॉन मेटल कहां पाए जाते हैं? पीरियड्स में। तो जब हम पीरियड्स में जाएंगे तो सर इधर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है पीरियड्स में, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्रुप्स में, अगर हम बात करें ग्रुप्स में, बिल्कुल शानदार तरीके से अगर हम बात करें ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स में मेटल की, मेटल्स बढ़ते हैं ना, नॉन मेटल तो नहीं बढ़ते। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमजोर होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, बट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। यहां क्या बढ़ती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है सर? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। जल्दी डन देख लो। Along a period इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, विद इन अ ग्रुप डिक्रीजेस। तो ये बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बात है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की।
जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं तेजी में। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को अपन को नहीं मिल रही है। चलो, आप कुछ एक्सेप्शन है वो थोड़ा सा याद रखिएगा सर की जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जैसे कि यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैस, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्या पॉजिटिव होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पता क्यों? क्योंकि ये अगर देखा जाए तो भाई इसके पास भरपूर वो होते हैं, क्या बोलते हैं, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। बेरिलियम मतलब 1s2 2s2 2s2 पूरे है ना भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैग्नीशियम के पास भी 2s2 है भैया, नहीं चाहिए। कैल्शियम के पास भी 2s2 है, नहीं चाहिए। 4s2 है, नहीं चाहिए। मैग्नीशियम के पास 3s2 है, मतलब s2 का फिगर तो दोनों में है ना, ये बोल रहा हूं। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है भैया, 2p3, कहता भैया मेरे को नहीं लेना इलेक्ट्रॉन। तो आप जबरदस्ती दोगे तो फिर आप क्या करोगे? एनर्जी के साथ अंदर डालोगे। एनर्जी के साथ अंदर डालोगे तो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और इनर्ट गैसेस ये तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहती हैं, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। साथ ही साथ आर्गन और क्रिप्टॉन की सेम वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। किसकी? आर्गन और क्रिप्टॉन की। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? इनर्ट गैसेस होती है। क्या होती है? इनर्ट गैसेस। साथ ही साथ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर एज कंपेयर टू फ्लोरीन। रीजन इज दैट कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन को अंदर आने में रिपल्शन बहुत होता है, लेकिन क्लोरीन में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। सेम केस ऑक्सीजन और सल्फर के साथ भी होता है। सल्फर का साइज बड़ा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज इन ऑक्सीजन भैया साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन होगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। तो याद रखना है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है फ्लोरीन से, साथ ही साथ सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो ये सारे एक्सेप्शन केस हैं जो आपको पता होने चाहिए थे। बिल्कुल जल्दी देख लो। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, बल्कि नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा राइट में। तो रीजन ये है क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाफ फील्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। क्या होती है सर जी? ज्यादा होती है। फटाफट नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज वाला। ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जल्दी, बिल्कुल ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जल्दी। डन। अब देखो सर, पहला वाला देख लो, ये तो सिर्फ रीड करने हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़िया है, शानदार है, मजेदार है। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अलोंग अ पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं 1 to 8। मतलब सबसे पहले अपन जानते हैं ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 13 में 3 इलेक्ट्रॉन, 14 में 4 इलेक्ट्रॉन, 15 में 5 इलेक्ट्रॉन, 16 में 6 इलेक्ट्रॉन, 17 में 7 इलेक्ट्रॉन, 18 में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियड तो 1 से लेकर 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। लेकिन सर जी यही तो खास बात है, ग्रुप में नहीं बढ़ते। ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? सेम होते हैं। सेम बोले तो एक समान। एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। चेक कर लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1। ये तो अगर आखिरी में देखें तो तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है, और ये ग्रुप की बात है। तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। बाकी अगर हम बात करें किसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पीरियड में, तो उसमें बढ़ते हैं 1 से 8 तक। अब आ जाओ यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ नॉन मेटल। भैया सीधी सी बात है, नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड की बात हो रही है तो जहां नॉन मेटल ज्यादा है वहीं पर तो बढ़ेंगे। तो पीरियड्स में क्या होता है कि भैया ऑक्सी एसिड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नॉन मेटल बढ़ते हैं और ग्रुप में डिक्रीज होते हैं, क्योंकि ग्रुप में कौन पाए जाते हैं? मेटल। मेटल के ऑक्सो एसिड्स की बात थोड़ी हो रही है, बात तो हो रही है नॉन मेटल की, इसलिए नॉन मेटल जहां बढ़ेंगे वहीं पर वो भी बढ़ेंगे। बिल्कुल। बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स क्या है सर जी? बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्राइड्स अगर ये अपन देखें, बेसिकली along a period decreases within a group, non metal decreases, metal increases।
ठीक है। विद इन अ ग्रुप की बात करें तो नॉन मेटल के केस में डिक्रीज होता है और मेटल के केस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स की। ये इतना ज्यादा नहीं पूछता लेकिन इसको फिर भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल शानदार तरीके से हो गया, कर लेंगे, डन। चल अब यहां पर आते हैं, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स। मैंने हमेशा आपको बोला है कि नॉन मेटल की ऑक्साइड आपकी एसिडिक होती है, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स आपकी एसिडिक होती है, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स आपकी एसिडिक होती है। पानी में डाल के देख लेना, आपको एसिड बनता हुआ दिख जाएगा। और जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, किसकी, मेटल की ऑक्साइड्स जो होती हैं वो बेसिक होती है। मेटल की ऑक्साइड्स कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं। तो जाहिर सी बात है, आपसे क्या पूछा है, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड्स की एसिडिक कैरेक्टर कहां बढ़ेगा, तो जहां पर नॉन मेटल होंगे, नॉन मेटल कहां है, पीरियड्स में, तो पीरियड्स में बढ़ेगी और ग्रुप्स में डिक्रीज होगी, क्योंकि ग्रुप में कौन सा बढ़ता है, नॉन मेटल वाला बढ़ता है। सॉरी, ग्रुप में कौन सा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करोगे तो वो ग्रुप में बढ़ेगा और अगर आपके पीरियड्स में कम होगा। लेकिन एसिडिक कैरेक्टर की बात करोगे तो वो पीरियड्स में इंक्रीज होता है और ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक बात देख लीजिए फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब आता है सर डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप मजेदार है। देखो, सेकेंड ग्रुप को थर्ड ग्रुप को देखना बस। यहां पर कौन होता है, लिथियम, फिर बेरिलियम, ठीक है, फिर बोरॉन, कार्बन। नीचे कौन होता है, लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये देखिए अब क्या होता है सर, एक बात बताता हूं, ऐसा देखने को मिला कि सर जो लिथियम की प्रॉपर्टीज थी वही प्रॉपर्टीज अधिकतर मैच करी किसकी, मैग्नीशियम की, और कुछ प्रॉपर्टीज बेरिलियम की मैच करी एल्यूमिनियम के साथ। तो इनने डायगोनली अपनी प्रॉपर्टीज को सिमिलर कर लिया और डायगोनली इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच कर गई। इसी को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोला जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, कि बेसिकली क्या हुआ, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, क्या बोला मैंने, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के बीच में क्या हुआ, डायगोनल रिलेशनशिप हो गई। कैसे, लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गई और बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। और जैसे ही इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हुई तो इसी को अपन कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं सर, डायगोनल रिलेशनशिप। जल्दी बताइए क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डायगोनल रिलेशनशिप, जल्दी बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, अगर है तो परेशानी बता दीजिए। क्या कहेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप। डन, ठीक है, क्या डन, क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब देखो, एनामलस बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डायगोनल रिलेशनशिप। सम एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 शो सिमिलैरिटीज विद द पीरियड 3 एलिमेंट प्लेस डायगोनली टू डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में और बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में, यही मैंने आपको बताया सर। तो यही प्रॉपर्टीज ये लोग दिखाते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो ये था सर इस चैप्टर के अंदर। मैंने आपको सारे हिस्ट्री का बता दिया, कहां से आई क्या आया। मैंने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बताया आपको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बताया, सारी प्रॉपर्टीज बताई, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया, एक्सेप्शंस बताए जो जो इसके अंदर आते हैं। साथ ही साथ फिर मैंने आपको क्या बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ नॉन मेटल, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड। फिर अपन ने बात करी एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स और एनामलस बिहेवियर, मतलब आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है।
फटाफट नोट डाउन करेंगे एक बार, जल्दी नोट डाउन करेंगे एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, बस आपको लगे रहना है सर, डरना नहीं है, डरेंगे तो निपट जाएंगे भाई, क्या है, डरेंगे तो निपट जाएंगे, इसलिए बस लगे रहना है पूरी जान से। क्या करते रहना है, लगे रहना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए बताइए, अपन सबको देख लेंगे, ठीक है, हर एक चीज को अपन सॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका वन शॉट होता है समाप्त, ये वन शॉट यहीं पर होता है समाप्त। आप अच्छे से देखिए, ये पूरा क्विक रिवीजन था जिसने सारे टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रखे हैं, और अगर टॉपिक वाइज कंप्लीट नहीं करें लेकिन कल पेपर है, अगर उसलिए भी पढ़ रहे हैं तो भी काम हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन अच्छे से पढ़ना। एक बार में दिक्कत, दूसरी बार देखो, बढ़िया। और जिसके पास भरपूर टाइम है, अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो प्लीज ऊपर जाइए टॉपिक वाइज में और सारे टॉपिक वाइज को पढ़ना चालू करिए, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा, एक तरफा तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, A1 काम हो जाएगा, A1, ठीक है, डन। चलिए तो अब मिलते हैं कब, अगले में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। लेकिन आपको मैं बोलूंगा सर, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डालिए, सारी दिक्कतें हो कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर सब बढ़िया हो तो एक बार फायर वाला इमोजी बना दीजिए और एक बार झमका लिख दीजिए, चमका लिख दीजिए, मैं कह रहा हूं झमका लिख दीजिए, चमका लिख दीजिए बढ़िया तरीके से। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।